तो ग्रेस इज़ व्हाट आई लर्न फ्रॉम गणेश आचार्य जी, जो उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। तो उनकी असिस्टेंट जब आप बनती हो ना, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और फिर एक गाना था, काली नागिन की जैसी जुल्फे तेरी काली काली, मैं असिस्टेंट थी और उसमें काफ़ी वाइड शॉर्ट्स और मिड वाइड में हमें गाना जल्दी ख़त्म करना था। असिस्टेंट पीरियड में मैं पढ़ाई भी कर रही थी, 10th कंप्लीट की, कॉलेज जाना शुरू किया, काम भी कर रही हूँ, कॉलेज भी जा रही हूँ और घर भी संभाल रही हूँ। जी, आपका स्वागत है विविध भारती के इस प्यारे से परिवार के साथ जुड़ने के लिए। एक धन्यवाद भी बनता है। थैंक यू। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे याद किया, बुलाया, बिकॉज़ ये सबके दिलों की धड़कन है, तो मेरे दिल की बहुत बड़ी धड़कन है। जी, विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। जी, तो ये जो सुरीली धड़कन है, आज एक बहुत सुरीली देश की बेटी से बात करने वाली है, जिस बेटी ने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारा काम किया और बहुत सुंदर तरीके से पर्दे पर खुद नहीं उतरी, दूसरों से उतरवाया। तो हमारे बीच में शबीना जी आप हैं, और आप एक बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, और उसके साथ एक बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं। तो ये जो कोरियोग्राफी है या डांस का चस्का जिसे कहते हैं ये लगा कब, ऐसा कब मन हुआ कि अब मुझे कर लेना चाहिए? सो बेसिकली चस्का तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि जिस उम्र में मैंने काम शुरू किया उसमें हमें चस्के नहीं पता चलते हैं। बहुत छोटी थी मैं। मैं एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीख रही थी। तो हुआ यूँ कि घर की ज़रूरतें होती है ना, तो उस उम्र से ही मुझे एहसास बहुत जल्दी हो गया, क्योंकि हम उस फैमिली से आते हैं जहाँ पे एहसास, मोहब्बत, प्यार, तरबियत, इसकी बहुत वैल्यू है। तो वो वैल्यू में एहसास हुआ कि घर में ज़रूरत है। तो एक्टिंग इंस्टीट्यूट होती थी एक मधुमती एकेडमी। मधुमती जी वो है जो हेलन जैसी लगती थी, सोलो डांस करती थी। जी, बिल्कुल। उनके हस्बैंड और वो सिखाते थे। वहाँ पे एक छोटा सा काम कर रही थी मैं उस उम्र में। क्या उम्र होगी वो? लगभग 7th स्टैंडर्ड में होंगी। तो मेरी बहन और मैं, हम दोनों घर में बहुत डांस करते थे। बिल्डिंग में 31st नाइट में जब प्रोग्राम्स होते थे तो हम दोनों को बुलाते थे कि आप कंपटीशन में आ जाओ। तो मेरी छोटी बहन बहुत ज़्यादा चंचल थी और वो हमेशा से चाइल्ड आर्टिस्ट स्टेज पे काम करती थी। मैं पढ़ रही थी, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाकू थी। तो ज़रूरत तब हुई जब लगा कि फ़ीस भरना है, छोटे भाई बहन हैं, हम 5 भाई बहन हैं। तो लगा कि चलो कुछ काम भी किया जाए। ट्यूशन देती थी। फिर लगा कि अच्छा डांस अच्छा करते, तो मधुमती मैम ने देखा और मम्मी से कहा कि आप छोड़ो अपनी बेटियों को, मैं उनको सिखाती हूँ। और वहाँ पे मैं एक हाथ मिल गया और वहाँ पे मैं उर्दू डिक्शन सिखाने लगी अंकल के साथ बैठ के। उनके जो शौहर थे वो पुराने एक्टर थे बहुत बड़े, तो वो उर्दू सिखाते थे सारे बंदों बच्चों को। तो मैं उनके साथ डिक्शन, क्योंकि हमारे घर में उर्दू की एक चलन है कि उर्दू सिखाया जाता है। तो वो मैं सिखा रही थी उनके साथ। एक्टिंग भी सिखाने लगी वो हमें। अम्मी को बुला के एक दिन बोला कि तुम्हारी बेटियां बहुत टैलेंटेड है। तो मैं इनको एक्टिंग भी सिखा रही हूँ। अम्मी ने कहा कि ठीक है मैम, अपने साथ रख के आप देखिए कैसे। तो स्कूल के बाद हम 2-3 घंटे वहाँ जाते थे और पता नहीं था कि वो चीज़ कब जाके ज़िंदगी में काम आ जाएगी। अम्मी हमेशा सिखाती थी कि बेटा ज़िंदगी का एक फ़्लो होता है, जो ऊपर वाले की मर्ज़ी है वो फ़्लो चलता है, फ़्लो के साथ चलो जी। और एक हमारी तरबियत को नहीं भूलना है। क्या बात अपनी तरबियत जो मैंने तुम्हें दी है उसको हाथ में रख के आपने काम करना है। मतलब नदी जैसे बहा रही है, बहते जाओ, लेकिन अपने जो उसूल हैं उनको छोड़ना नहीं है। जी, बहुत बढ़िया बात। बहुत ज़्यादा ऊपर जाके छलकना भी नहीं है कि पानी तुम्हारा सूखी घास में मिल के वहाँ चला जाए जी। समेटते हुए आगे बढ़ना है। उनकी तरबियत है जो आज हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। वहाँ से फिर एक्टिंग इंस्टीट्यूट से स्टेज शोज़ के ऑफ़र आने लगे। तो गणेश हेगड़े जी जो बहुत बड़े कोरियोग्राफर है, उन्होंने मुझे और मेरी बहन को लॉलीपॉप, गणेश हेगड़े, ये उस वक्त के दिग्गज स्टेज के कोरियोग्राफर्स हैं जी। तो पता चला कि एक शो किया जाएगा तो हमें इतना अमाउंट मिलेगा। तो अम्मी मेरी हमेशा साथ होती थी। अमाउंट के लालच में आप अमाउंट ये था कि एक इतना अमाउंट आएगा, तो दिमाग सोचने लगा कि अगर ये पैसा आता है तो महीना गुजर जाएगा। तो मधुमती मैम ने बोला बेटा करो, बुरा नहीं है। अम्मी को बोला कि आप साथ रहो बच्चों के। तो वो एक सिलसिला शुरू हुआ वहाँ से। और मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। तो आप उस समय बैकग्राउंड डांसर्स के फॉर्म में नहीं, बिल्कुल नहीं, या लीड डांसर्स थे? नहीं, मैं स्टेज पे
डांस कर रही थी उनके ट्रुप के साथ। तो उनके अपने अपने ट्रुप होते थे। तो पहले गणेश हेगड़े लॉलीपॉप इन्हीं का ट्रुप चलता था। उनके एक ट्रुप में 8 लड़कियां 12 लड़कियां ऐसे होती है। उसमें मेरे परफॉर्मेंस बेसिस पे मुझे जल्दी चांस मिल गया। पोनी वर्मा उनकी मेन असिस्टेंट होती थी, जो अभी कोरियोग्राफर है। तो पोनी वर्मा ने शी गॉट इन्वॉल्व एंड शी गॉट मी। तो स्टेज शुरू हुआ, स्टेज से वो रास्ता मिलने लगा। गणेश आचार्य जी ने देखा मुझे डांस करते हुए कि लड़की तो एक्सप्रेशन के साथ, क्योंकि एक्टिंग बैकग्राउंड से आती थी मैं, तो ग्रेस और क्लासिकल डांस सीखो तो आपको एक ग्रेस अलग लेवल का मिलता है। वो चीज़ हम अभी भी देख रहे हैं आपके सोशल मीडिया पे, जब आप डांसेस डालती हैं तो चेहरा अलग दिखता है। तो क्योंकि आप क्लासिकल डांस सीख के आते हो, जैसे क्लासिकल सिंगिंग भी उतनी ही, जो क्लासिकल सिंगिंग सीख के आते हैं वो एक अलग लेवल के सिंगर बनते हैं। उसी तरह आप जब क्लासिकल डांस सीख कर आते हो तो आपके परफॉर्मेंस की लेवल अलग हो जाती है। और फिर मैं एक्टिंग बैकग्राउंड से आती हूँ, तो एक्टर मेरे अंदर घुसा हुआ है बचपन से। तो वो जो एक एबिलिटी है मेरी एक्टिंग और क्लासिकल डांस की, उसने मुझे बहुत सहारा दिया। तो जब गणेश आचार्य जी, जो बहुत बड़े कोरियोग्राफर है, उन्होंने मुझे देखा परफॉर्म करते हैं, उस वक्त वो एक कोरियोग्राफर असिस्टेंट ढूंढ रहे थे। तो मैं कभी बैकग्राउंड डांसर फिल्मों में नहीं बनी, मैं स्टेज से डायरेक्ट गणेश आचार्य जी के यहाँ पर आई। उन्होंने अम्मी से बात की, उन्होंने कहा आपकी बेटी डांस बहुत अच्छा करती, मुझे एक ऐसी ही असिस्टेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अब उनका काम बढ़ रहा था काफ़ी उस वक्त, हाथ चाहिए था, साथ चाहिए था जी। तो फिर उस तरह से My mother used to be there with me always. She never left me alone to take decisions. क्योंकि मैं थी बहुत छोटी, तब तक मैं यहाँ पहुँची 8-9 स्टैंडर्ड में आ चुकी थी, बहुत छोटे स्टिल स्कूल में थी। तो वो मम्मी ने कभी हाथ नहीं छोड़ा। फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, असिस्टेंट बनी उनकी, उनके साथ 3-4 साल काम किया। बड़ी यहीं पर हुई हूँ, समझते समझते, सीखते सीखते। फिर प्रभु देवा जी के साथ काम करने का मौका मिला। फिर मैं सरोज जी की बहुत बड़ी फ़ैन थी। बिल्कुल, मैं काम बहुत बड़ी फ़ैन, मतलब मैं मास्टर जी के फ़ैन सब है। जब मैं असिस्टेंट थी, उनके गाने देख देख कर, उनकी जो लचक, उनका ये उनका वो कहते हैं ना कि एक आप होते हो एकलव्य, काम यहाँ किया लेकिन मैं उनकी एकलव्य बन गई। क्या बात है। आज भी जब कोरियोग्राफी करने खड़ी होती हूँ इंडियन डांस, और ऐसा लगता है मेरे अंदर सरोज जी समा गई, अपने आप ऐसा लगता है वो मेरे अंदर समा गए जी। तो वो एक उनके साथ मेरा एक इनडायरेक्ट एकलव्य वाला एक रिलेशन शुरू हो गया। उन्हें दूर से देख देख कर, निहार निहार के मैंने अपने काम को संवारा। आपने अपने आप को इतना सारा संवार लिया है, तो जिसने इतना संवारा है यानी शबीना जी, तो शबीना जी को गाने तो बहुत पसंद होंगे, है ना? बहुत ज़्यादा। तो कोई एक गाना जो आपका हो या आपका नहीं भी हो, लेकिन आपको बहुत पसंद हो, जो आपके दिल को सुकून देता हो, ऐसा लगे कि बस अब यही सुनना है। मैं पुराने गानों की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी फ़ैन। तो हमारे विविध भारती के श्रोता आपको बहुत प्यार करेंगे। आप जैसे देखो, मैंने कल इंस्टाग्राम पे डाला, आजा पिया तो है प्यार दूँ, गोरी भैया तो पे वार दूँ। एक तो जो अल्फाज, जो लिखाई होती थी उस वक्त की लिरिक्स, लता जी जब गाती थी, तो कौन है जो एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा, आप मुझे बताइए। तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ पुराने गानों की। आज भी जब मुझे अगर गाड़ी में कोई गाने सुनने हैं तो मैं पुराने गाने सुनती हूँ। तो शबीना जी, आपका फिर से एक बार स्वागत है। गाना आपकी पसंद का हमने सुनवा दिया, लग जा गले ड्यू रहा, थोड़ी देर बाद हमारे श्रोताओं तक ज़रूर पहुँचाएंगे। अब मुझे ये पूछना है कि कोरियोग्राफ तो आपने किया है, छोटी सी शबीना जो है वो बड़ी हो रही हैं, 9वीं 10वीं की उम्र में आ गई हैं। मुझे नहीं लगता कि उस समय की बेटियों में इतनी समझदारी होती थी, मतलब कई चीज़ें तो हम जानते ही नहीं थे, और कई सारे लोग बोले बरन के लोग मिलते थे, अलग अलग तरीके के लोग आपको मिला करते होंगे। आपकी माँ आपके साथ रहती थी तो आप मैनेज कर पा रही थी। पहला गाना कौन सा था जो एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर आपने कोरियोग्राफ किया था और आपको ऐसा लगा था हाय ये मैंने कर दिया? जब हम असिस्टेंट होते हैं तो हम कोरियोग्राफी नहीं करते, उस वक्त की बात है। आजकल अलग माहौल है। जब मैं असिस्टेंट थी तो मेरा काम ये है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। जी। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है जी, उस लेवल पे करना है। वहाँ पे असिस्टेंट कोरियोग्राफर की ड्यूटी सामने शुरू हो जाती है कि मास्टर के दिमाग, कई मास्टर होते हैं जो खुद डांस नहीं करते, जो खड़े रह के आपको दर्शाते हैं और आपको करके दिखाना है। मेरे जो मास्टर थे गणेश आचार्य जी, वो खुद बहुत अच्छे डांसर, वेरी गुड डांसर, वेरी ग्रेसफुल। उनका ग्रेस उनके मास्टर से आता है जो कमल मास्टर जी थे। जी, और कमल मास्टर जी बहुत कमाल, उन्होंने एक
ट्रेंड जैसे कहते हैं ना, जैसे कहते हैं कि हमें ये मालूम है भगवान दादा का डांस होता था जी, भोली सूरत दिल के, जो वो हाथ का स्टेप वो सब था कमल जी का दिया, वो कमल जी उसमें माहिर थे। उनके असिस्टेंट थे गणेश आचार्य जी, उनके असिस्टेंट हूँ मैं। बड़ी अच्छी परिपाटी से चली आ रही हैं। बिल्कुल। तो ग्रेस वो अपने मास्टर की कहानियां हमें सुनाते थे कि कमल मास्टर जी खड़े खड़े भी अगर पूरा गाना कर ले तो आपकी नज़र नहीं हटेगी, और वही मास्टर जी करते थे, गणेश मास्टर जी। वही मैंने उनसे सीखा कि ग्रेस जान जाए बट ग्रेस ना जाए। क्या डायलॉग है। हाँ, मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी है कि बिना ग्रेस के तो मैं बात भी नहीं कर सकती जी। तो ग्रेस इज़ व्हाट आई लर्न फ्रॉम गणेश आचार्य जी, जो उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। तो उनकी असिस्टेंट जब आप बनती हो ना तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आपका मास्टर सेट पे एक हीरो होता है, हीरोइन होती है। तो आप किसी जेंट्स मास्टर की जब असिस्टेंट होती हो तो आपकी जिम्मेदारी दुगना हो जाती है, क्योंकि आप फीमेल आपको ही देख रही है। जो हीरोइन है वो आपको देखकर, वो सुन तो रही है मेरा मास्टर ये बोल रहा है, बट आपको देख रही है। तो इसलिए एक्सप्रेशंस उसको आपसे मिलेंगे, बिल्कुल अदायगी मुझसे मिलेगी। डुएट सॉन्ग है, जैसे मैं बहुत फेमस गाना अगर गणेश मास्टर जी का बताऊं, व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज, मैं असिस्टेंट थी जी, मेरे साथ मास्टर जी के साथ मैं कर रही हूँ, गोविंदा और करिश्मा को दिखा रहे, तो करिश्मा मुझे देख रही है। तो मेरे अंदर मुझे वो कला लानी है जो मेरे मास्टर के अंदर बचपन से है। बस वही दिमाग हमारा होता था उस वक्त, घोड़े का चश्मा लगा के अपने मास्टर्स को कॉपी करना और करके दिखाना जी। तो वहाँ पे हमारे, आप जितने फेमस गाने उठा लो 90s के, जुड़वा के गाने, सारे सलमान खान के गाने, सारे गोविंदा के गाने, सारे सनी देओल के गाने, संजय दत्त के गाने, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, शिल्पा शेट्टी, शिल्पा शिरोडकर, ये जितनी, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, ये सारे गाने, उनकी सारी फिल्में उठाओ गणेश मास्टर जी ने की है। और गणेश मास्टर जी के साथ खड़ी थी शबीना खान। तो अब जब मैं कोरियोग्राफी करने निकली तो लोग बोलते अरे रानी आपकी तरह डांस कर रही थी, कभी कभी तो करिश्मा आपकी तरह कर रही थी। तो ये जो मैं ही सिखा रही थी, मैं ही, हाँ उसी वक्त, क्योंकि वो लोग भी बहुत, उस वक्त के स्टार्स भी वैसे ही थे, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ आपको सुनते थे, आपको करते। तो वो वाला एक एरा से हम आते हैं। तो फिर उन गानों में से कोई एक गाना जो आपको बहुत पसंद हो, हालांकि काश कि हम रेडियो पे वो डांस दिखा सकते हैं। अभी हम रेडियो पे वो डांस तो नहीं दिखा सकते आपका, पर हम चाहते हैं कि वो कोई एक गीत जो उस समय का, उस इरा का जो आपने किया हो और आपको बहुत मज़ा आया हो कि यार असिस्टेंट डायरेक्टर होने के बाद भी बड़ा मज़ेदार कर दिया। मैं मज़ेदार बताऊँ, थोड़े से लोग जो आज भी उस गाने को बहुत पसंद करते हैं, पीपल से दैट हमें शबीना दिखती है उसमें जी। वो है रानी मुखर्जी का एक गाना था, कुड़ी कवारी दे रे पीछे 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 पीछे। उसमें मैं असिस्टेंट थी, और जितने लोग मुझे अब देखते हैं, जिन्होंने देखा है, बोलते यार रानी लगता है शबीना तुम कर रही हो, बिकॉज वो साझेदारी होती थी। नहीं, आपका चेहरा भी काफ़ी मिलता है और आवाज़ भी बहुत मिलती है रानी जी से। तो उस वक्त काफ़ी लोग रानी और मुझे कहते भी थे, और वी वर लाइक रियली गुड फ्रेंड्स, एंड दैट्स हाउ आप एक दूसरे को पसंद करके एक अच्छा गाना डिलीवर करते हो जी। ये गीत तो बड़ा प्यारा है। हम तो स्टूडियो में बैठे हैं कुर्सी पे, तो हम नाच नहीं सकते, लेकिन ज़रूर से इस गीत पे मुझे विश्वास है कि हमारे सारे श्रोता जो हैं वो डांस कर रहे होंगे और याद कर रहे होंगे। रानी मुखर्जी की बात आई तो आपका चेहरा बहुत ज़्यादा रानी मुखर्जी से मिलता है, और आपसे बात होते होते आपने मुझे ये बात कही भी थी कि एक गाने में बहुत सारी जगह रानी को पैर में चोट लगी थी। वो किस्सा अगर आप खुद बता दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे इंसिडेंट तो 2-3 बार हुए हैं जी। जैसे एक गाना मैं बताऊं अगर आपको, जुड़वा फिल्म का एक गाना था जिसमें जुड़वा का टाइटल सॉन्ग है, जिसमें ऐसे दिखाना है कि मैं डांस कर रही हूँ और अरबाज खान को रानी मुखर्जी का कैरेक्टर जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो दिखाई देती है। अच्छा। तो सलमान भाई ने कहा कि हु बेटर देन शबीना। बहुत कम लोगों को मालूम है। अभी आपके माध्यम से जितने लोग सुन रहे वो वापस जाके यूट्यूब पे देखेंगे तब समझ आएगा, लेकिन लोगों को देखकर भी समझ नहीं आया था। आज भी बहुत कम लोग हैं जिन्हें पता है कि 2 लड़कियां थी। ऐसा मुझे भी समझ नहीं आया था। हाँ, आप देखिए गाना शुरू मुझसे होता है, सेम कपड़े, सेम हेयर स्टाइल, एवरीथिंग सेम। मैं डांस करना शुरू करती हूँ, हेलो ब्रदर, दैट सॉन्ग, ब्रदर हेलो ब्रदर, उसमें दोनों जगह पे आप हैं बट मैं हूँ। और फिर वो चेंज होता है, अरबाज खान के पॉइंट ऑफ व्यू से रानी आती है। तो वो जब हम कहते हैं तब पता चलता है कि अच्छा वो लड़की दूसरी थी क्या। बहुत लोगों को लगता था, इवन ऑन द सेट रानी मुखर्जी का जो मेकअप आर्टिस्ट है वो घूम के मेरे पास आके मेरा मेकअप कर रहे हैं, तो ऐसे दादा मैं हूँ शबीना रानी। तो हमारी हाइट, पर्सनालिटी, बाल, काफ़ी कुछ मिलता था उस वक्त जी। और फिर एक गाना था, काली नागिन की जैसी जुल्फें तेरी काली काली। मैं असिस्टेंट थी और
उसमें काफ़ी वाइड शॉट्स और मिड वाइड में हमें गाना जल्दी ख़त्म करना था। शायद पता नहीं रानी को भी ये बात पता है कि नहीं, तो वो आने से पहले काफ़ी शॉट्स मेरे साथ और आमिर जी के साथ हो जाते थे। अच्छा, तो वो एक गाना था। उसके बाद में चांदी की डाल पर सोने का मटकी फोड़ने वाला गाना, वहाँ पे भी मैं असिस्टेंट थी और काफ़ी वक्त ऐसे वाइट शॉट। तो काफ़ी ऐसी फिल्में थी जहाँ पे लगे अच्छा जल्दी करना है, सनलाइट को संभालना है, तो आजा शबीना तू कर ले, तो आई यूज्ड टू डू इट। मतलब मज़े मज़े में ज़िंदगी में बड़े सारे काम कर लिए। मतलब ज़रूरत पड़ी तो हम खुद ही मेकअप करके उतर गए और डांस करके आ गए। बिल्कुल और यही अदायगी होती है। जी जी जी। अभी आप असिस्टेंट कोरियोग्राफर, असिस्टेंट डायरेक्टर आप काम करते जा रही हैं, तो इसमें आपने बहुत सारी फिल्मों में और भी काम किया होगा उस समय। बहुत सारे जी। उसके बाद आपने अपना खुद का जो पड़ाव है, या बोलना चाहिए मेरा कदम, वो कब लिया और कैसे लिया? सो असिस्टेंट पीरियड की एक बात जो मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, ताकि जो आपके सुनने वाले हैं लड़कियाँ हैं वो समझे इस बात को, कि मेरी अम्मी ने एक शर्त रखी थी कि पढ़ाई नहीं छोड़नी, तुमने पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जी, बहुत। तो मेरे असिस्टेंट पीरियड में मैं पढ़ाई भी कर रही थी, 10th कंप्लीट की, हाँ, कॉलेज जाना शुरू किया, ओके, काम भी कर रही हूँ, कॉलेज भी जा रही हूँ और घर भी संभाल रही हूँ, अपने बहन भाइयों की पढ़ाई। कॉलेज में क्या विषय पढ़ रहे थे उस समय? मैंने 2 साल साइंस लिया था, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। आप कोरियोग्राफी के साथ? हाँ, तो क्योंकि मैं कोरियोग्राफर कभी बनना नहीं चाह रही थी, मैंने काम शुरू ही एक सोच के किया था। अम्मी और मेरी ये सोच थी कि हमने अपनी पढ़ाई को सपोर्ट करना है और मैंने डॉक्टर बनना है जी। क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, 100% मार्क्स स्कोर करती थी स्कूल में। मैंने 1 साल पहला साइंस लिया, बहुत डिफ़िकल्टी से पढ़ाई भी की, काम भी किया। सेकेंड ईयर फिर मुझे इसको स्किप करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त तक भाई बहन बड़े हो रहे थे, पैसों की भी ज़रूरत थी, और पढ़ाई अगर करके मार्क्स कम आए तो मुझे वो गवारा नहीं था, क्योंकि ज़िंदगी भर मैंने 100% स्कोर किया था। हारे तो कभी नहीं थे? कभी हारे नहीं। तो मैंने सोचा ठीक है, फिर मैंने वहाँ से छोड़कर कॉमर्स में आ गई मैं। अच्छा। कि कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते फिर देखते क्या होता है। हाँ। तो पढ़ाई साथ साथ चलती रही मेरी। मतलब आपने जो भी पढ़ा अच्छा कठिन ही पढ़ा। हाँ। 11th 12th भी अगर आप साइंस से पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, या फिर आप बायो की लाइन में पढ़ रहे हैं तो इतने सारे बायोटेक्निकल नेम्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबसे। तो ऐसा होता था कि असिस्टेंट डेज में मेरी किताबें मेरे साथ होती थी, अम्मी साथ होते थे, किताबें साथ होती थी, पढ़ाई भी कर रही होती थी। और ये बहुत बड़ी बात है और शायद ये प्रेरणा वाली बात है हमारे उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि हम एक साथ पढ़ाई के साथ कुछ और नहीं कर सकते। बिल्कुल, यही मैं चाहती थी कि आपके जरिए पता चले। तो हमारे कितने सारे श्रोताओं में जो कितने बच्चे हमें सुन रहे होंगे, उनको कितनी अच्छी बात पता पड़ रही है कि आप काम भी कर रही हैं, कमाई भी कर रही हैं, दोनों चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल, प्लस पढ़ाई भी हो रही है, वो भी साइंस की, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ये तीनों बहुत हैवी सब्जेक्ट हैं, तीनों में बहुत पढ़ना, याद करना, फिजिक्स की, मैथ्स भी होती है। बिल्कुल। इसलिए जब सेकेंड ईयर पे आई तो मैंने खुद डिसीजन लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगी। कॉमर्स भी इजी नहीं है। हाँ, बीके में मास्टर थी मैं अपनी क्लास की, मतलब मैं खुद, हाँ, पढ़ाई में अच्छे, हाँ, तो बुक कीपिंग वॉज वेरी गुड, विच इज़ हेल्पिंग मी नाउ ऑल्सो। तो जो पढ़ाई है वो मेरी ज़िंदगी में आज भी मेरे बहुत सपोर्ट में है। जो मैं सिस्टमेटिकली अपने करियर को संभाल पाई हूँ वो सिर्फ एक नॉलेज था पढ़ाई का, डिसिप्लिन का जी। और आप एक स्टूडेंट होते हो तो आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हो कि आपको जल्दी सोना है, जल्दी उठना है जी। वो आज भी मेरी लाइफ में है। इसलिए मैंने कहा कि ये टॉपिक मैं करना चाहती हूँ आपके साथ, कि आप कर सकते हो जब आपके दिल दिमाग में ये टारगेट बैठ जाता है कि आपको ये करना है। यानी उस समय नींदें कम होंगी, नींद कम होगी, पढ़ाई और मेहनत ज़्यादा होगी, और वो सब करके आप हर फील्ड में आप जीती। बिल्कुल। और एक इंसान को, अच्छे खासे दिमाग वाले इंसान को 4 घंटे की नींद बहुत है, बहुत है जी। ये जो 6 घंटा 8 घंटा है वो एक्टरों के लिए ठीक है जिन्हें दिमाग नहीं चलाना है, अच्छे दिखना है, सुंदर दिखना है। लेकिन अगर आपको आपका करियर बनाना है तो आपके अंदर बेचैनी होनी चाहिए, आपको भूख नहीं लगनी चाहिए। शाहरुख खान साहब बहुत अच्छा कहते हैं कि अगर आपको नींद नहीं आती और आपको भूख नहीं लगती और आप बेचैन हो तो मतलब आप बहुत बड़े बनोगे आगे जाके। क्या बात है। आप सुकून की नींद सो गए तो ख़त्म। सुकून की नींद नहीं,
पेट भर के भूख नहीं, बिल्कुल, और एक अलग बेचैनी, ये बिल्कुल मैं अपने इसके लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना है, काम करने के लिए लग जाना है। 4 घंटे की नींद काफ़ी होती है दिमाग को और तंदुरुस्ती को कायम रखने के लिए। कई बार लोग इसे कह देते हैं कि हम डिप्रेस हो रहे हैं या हमें कोई और समस्या हो रही है, ये सब नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दे लो, आपके अंदर कुछ पनप रहा है, बिल्कुल कुछ जाग रहा है। बेचैनी जो है एक नए कल की शुरुआत है हमेशा। जी हिमेश रेशमिया ने एक बार बहुत अच्छी बात कही, हम जब प्रेम रतन धन पायो कर रहे थे, कहते हैं मैंने कहा सर कितना खूबसूरत गाना बनाया आपने, तो ही सेड पेट रोटी की भूख मुझे आज भी है, इतना होने के बाद ये भूख ही मुझसे करवाती है। तो मैं सर, और उसके बाद वो लोग रोटी नहीं खाते मेंटेन करने के लिए। बिल्कुल। तो अब आपके सवाल के जवाब की तरफ आती हूँ कि ये कब हुआ जब कोरियोग्राफी शुरू की। मैं कोरियोग्राफर बनना नहीं चाहती थी, मैं पढ़ाई करके कुछ बनना चाहती थी, कुछ अलग बनना चाहिए, लेकिन ज़िंदगी को कुछ और, ज़िंदगी का मकसद कुछ और होता है, ऊपर वाले का स्क्रीन प्ले कुछ और होता है। और मेरी अम्मी हमेशा कहती है ना, फ्लो के साथ चलो। एक फ्लो आया जब मैं प्रभु देवा जी को असिस्ट कर रही थी, चेन्नई में थी मैं, गणेश मास्टर जी के साथ अब काम छोड़ दिया 4 साल बाद, 4-5 साल के बाद, और अब लगा कि ठीक है दिशा बदलनी चाहिए, तो मैंने प्रभु देवा जी को ज्वाइन किया जी। मैं चेन्नई में शूट कर रही थी और मुझे बॉम्बे में राम गोपाल वर्मा जी ढूंढ रहे थे। अच्छा, हाँ जी। तो असिस्टेंट डेज में जिनको भी साथ मैंने काम किया, उनको एक चीज़ वो नहीं भूल पाए कि एक लड़की है जो ऐसा परफॉर्म करती है, लगता है माधुरी दीक्षित नाच रही है। तो वो जो मेरा परफॉर्मेंस था लोग भूल नहीं पाए। हर इंसान, मतलब असिस्टेंट डेज में भी ऐसा होता था कि ऐश्वर्या रॉय गाना कर रही है हमारा दिल आपके पास, और वो पूछ रही है कि गणेश मास्टर जी की असिस्टेंट शबीना है ना अभी भी। अच्छा, ऐसा प्रश्न ही होता था, शबीना है ना के लिए। हाँ। तो उन्होंने पूछा शबीना है ना, हाँ शबीना है, उनका वीज़ा नहीं लगा अमेरिका का, तो अनिल कपूर और बोनी कपूर चले जाते हैं वीज़ा लगवाने मेरा। मतलब आपने इतना अच्छा काम किया कि आपके लिए अनिल कपूर जाके वीज़ा लगवा रहे। वीज़ा, और मुझे कॉल आता है कि भैया तुम्हारा 10 साल का वीज़ा लग गया है, समझ रही हो तुम, अनिल कपूर बोल रहा हूँ शबीना। मतलब वो लेवल का। शाहरुख भाई ने एक बार बोल दिया कि अगर असिस्टेंट्स को अवार्ड होता तो मैं शबीना को अवार्ड दिलवा देता। क्या बात है। जब मैं उनके साथ मैं तो हूँ पागल सॉन्ग कर रही थी, जब मैं परफॉर्म भी कर रही थी, क्या खूबसूरत गाना है। तब तो मैंने बिल्कुल ज्वाइन पूरी तरह से किया नहीं था, मैं पढ़ ही रही थी। असिस्टेंट डेज की बात है। तो वो वाले माहौल में राम गोपाल वर्मा मुझे ढूंढ रहे हैं मुंबई में, और वो कहते हैं कि एक लड़की थी जो गणेश आचार्य जी के साथ परफॉर्म करके दिखाया था उसने मुझे एक गाना, वो लड़की को ढूंढो, उसको ब्रेक देते हैं। वो बिल्कुल माधुरी की तरह नाचती है, और फिल्म का नाम था जिसके लिए वो मुझे ढूंढ रहे थे, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। 2003 की फिल्म है। बिल्कुल, और वो ढूंढ रहे हैं मुझे। फिर वहाँ से मुझे ढूंढा गया, चेन्नई से बुलाया गया और अपनी ऑफिस में बुलाया, अम्मी और मैं बैठे और बात कर रहे हैं उनसे, और मैं कह रही हूँ कि सर मैं कोरियोग्राफर नहीं बनना चाहती, मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हूँ। मेरे को कुछ नहीं आता, मुझे ब्रेक मिल रहा है, बट आप जाना चाहती हैं पढ़ने के लिए। जी, मुझे आता ही नहीं कुछ, मैंने सिर्फ यही सीखा है कि अपने मास्टर्स के लिए अच्छा काम करना है। मैंने कभी टेक्निकली सीखा ही नहीं कि कैमरे के पीछे क्या होता है। तो मुझे बनना ही नहीं था, इसलिए मैंने सीखा ही नहीं। मुझे एक ही बात आती है कि आपको परफॉर्म कैसे करना है। ही सेड दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। ही सेड मैंने सरोज जी को साइन कर लिया है, मैं फिर भी चाहता हूँ कि तुम करो अंतरा के साथ ये फिल्म। अंतरा माली हीरोइन थी उसकी, चंदन अरोरा जी उनके डायरेक्टर थे, जो बहुत बड़े एडिटर थे उस वक्त भी। तो सर मुझे कुछ नहीं आता, इसे चंदन है तुम्हारे साथ, तुम्हें बता देगा, एक गाना करो, मज़ा आया तो आगे करना। फिर वो गाना कौन सा था पहला वाला? तुमसे मिली नजर तो असर हुआ है आज ये दिल। बहुत अच्छा किया था अंतरा वाली जी ने, बढ़िया किया था, बहुत फेमस हुआ था वो गाना। तो मैंने वो सर मैंने ऑडिशन किया है काफ़ी लड़कियों को जी, बट तुम जाओ अंतरा से मिलो और देखो क्या होता है। मैं गई, अंतरा ने मुझे 2 गाने दिए, इस पे कल आप परफॉर्म करके दिखा देना। मैंने किया, वो गाना था 1 2 3 और हमको आजकल है इंतजार, माधुरी दीक्षित का। अभी अंतरा जी दिखाई दे रही हैं, अंतरा माली की, वो उस गेटअप में खड़ी हैं स्टेज पे और वो उसको परफॉर्म कर रही हैं। बिल्कुल जी। तब वो गाना मैंने उनको परफॉर्म करके दिखाया, एंड शी जस्ट स्टूड अप एंड शी हग्ड मी एंड शी सेड तुम ही करोगी मेरे गाने। क्या बात है। तो मैंने कहा कि मैम मुझे आता नहीं है बिहाइंड दैट, तो चंदन अरोरा साथ में कर लेंगे, मेरी भी पहली पिक्चर है। सच अ ग्रेसफुल डायरेक्टर, सच अ गुड एडिटर इज। उनकी वजह से मैं बहुत कुछ सीख पाई। उन्होंने मुझे कहा कि देखो तुम शॉट मुझे ऐसे बताना, गर्दन का मूवमेंट है तो यहाँ पे हाथ रखना गर्दन के नीचे, कमर का मूवमेंट है तो कमर की तरफ हाथ रख के बताना, पूरा फुल फिगर है तो बताना कि मुझे पूरा देखना है। इतनी सादी अल्फाज में उन्होंने मुझे एक कोरियोग्राफी सिखा दी,
और फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और जब पहला गाना एडिट करके, कोई टेक्निकल वर्ड्स नहीं थे जैसे तुमने यही सीखना और फिर जो सीखोगे अपने काम से सीखो, काम करते करते सीखो। जी जी। तो राम गोपाल वर्मा इज माई फर्स्ट टीचर एंड चंदन अरोरा इज माई सेकंड टीचर, आई टेक इट लाइक दैट। एंड अंतरा माली इज माई फर्स्ट स्टार हु, उसने उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोला चल साथ में करते हैं जी। तो वो फिल्म मैंने की और मुझे बहुत मज़ा आया और फिर लगा कि ओ माय गॉड ये मेरा क्रिएशन है। जब 70 mm के पर्दे पे मैंने पहली बार अपनी रचना देखी तो मुझे लगा कि स्टेप्स भी मेरे हैं जी, लाइट्स भी मैंने बताई है, एंगल भी मेरी, ये मैंने क्रिएट किया है, ये मेरा बच्चा है। हाँ। तब मैंने मम्मी को बताया, मम्मी मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मुझे ये करना है। मम्मी बोले करो बेटा। एक्चुअली में जब आप कुछ सजाते हो तो सजाने के पहले भी आप एक अकेले कमरे में बैठ के शायद उस डांस को जीते हो, जी रहे होगे, उसके साथ कुछ सपने भी बुन रहे होगे। बिल्कुल। और उसको आपने एक जीवन दे दिया। मतलब मैं अगर आपसे कहूँ कि हम रिहर्सल हॉल के अंदर बैठ के गाना एडिट तक देख लेते हैं, हाँ, एडिटिंग तक। हाँ, पहला प्रोसेस होता है, गाना आता है, कोरियोग्राफी होती है, डायरेक्टर को दिखाते हैं, शूट करते हैं, एडिट करते हैं जी। तो पहले प्रोसेस में बैठ के हम एडिटिंग रूम के अंदर गाना देख लेते हैं जी। ये इतनी खूबसूरत रचना है जिसको आप रचने जा रहे होते हो। तब मुझे वहाँ पे मज़ा आया और मैंने कहा कि अब यही करना है मुझे। फिर ज़िंदगी का मोड़ मुझे कोरियोग्राफी की तरफ ले आया और वहाँ से मेरी कहानी शुरू हुई। आपको सुन के ना इतना मज़ा आ रहा है कि ज़िंदगी में आप एक 20 मिनट आधा घंटा किसी को सुन रहे हो और सुनते सुनते आप उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके जीवन में काम आ जाएंगी, ऐसी मिलते जा रही हैं। तो आपसे बात करके शबीना जी बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन हमारे श्रोताओं को हमें कोई गीत तो सुनाना पड़ेगा और आपके गीतों में से कोई गीत सुनाना है या पुराना सुनाना है, हम आप पे बिल्कुल छोड़ देते हैं। आज आपकी पसंद हमारे श्रोताओं तक पहुंचनी चाहिए जितनी भी चाहिए। मेरा एक गाना है मेरी अपनी फिल्म का जो मेरा अपना फेवरेट है जी, प्रेम रतन धन पायो फिल्म से है। गाना है जलते दिए। बहुत खूबसूरत गीत है, बहुत। उसमें मुझे वो आत्मा दिखती है जो पुराने गानों में दिखती थी। जी जी। जो आप सुनेंगे या आप देखेंगे तब भी आपको लगेगा कि ये गाना रूह को टच करके जाता है। इसके साथ एक प्रश्न आ रहा है मन में, वो जो बीच बीच में जो दिए जल रहे हैं और वो बीच में से जो आपकी अभिनेत्री नृत्य कर रही हैं और नृत्य करते करते यहाँ से वहाँ जा रही हैं, तो इस चीज़ के लिए भी विशेष सुरक्षा कुछ की जाती होगी कि कैसे वो कर रही हैं, तो वो थोड़ा सा उसके बारे में बता दें तो हम गाना सुना दें। अगर आप गाना देखेंगे, आपके जरिए जो इतने लोग सुनेंगे और बाद में देखेंगे भी, देखेंगे और सुनेंगे, तो ये जो दिए देख रहे थे आप, क्योंकि गाना था जलते दिए, तो हमारे जो सूरज बरजात्या जी है उनके तो सब जानते हैं, सबके दिलों की धड़कन है वो, तो वो बहुत ही रियल लाइफ में जीते हैं अपनी। बिल्कुल। उनसे मैंने, वो मेरे एक मेंटोर है, मेरे टीचर है, उनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। जब ये गाना आया उन्होंने कहा कि हम दिए खुद जलाएंगे। खुद जलाएंगे यानी नकली दिए भी मिलते हैं जो आप वो ऑन करके डाल दो, LED वाले। ही सेड नहीं, उन्होंने अपने DOP को बोला, मणिकंदन हमारे DOP थे, ही सेड मैं चाहता हूँ कि हम दिए जलाएं, जितनी दिए दिख रहे हैं हम जलाएंगे, भले 50-100 लोग भागे शॉट के पहले दिए जलाए और बाहर आ जाए। तो ये एक बहुत बड़ी कहानी है इस गाने का, ये काम ऐसा होता तो उसमें दिए जलाने में मैं भी होती थी, मेरे असिस्टेंट, उनके असिस्टेंट वो भी भागते थे कि दिए जलाना है, पानी में भी दिए जल रहे हैं जी। आपने जो सवाल किया, साइड में जल रहे हैं, जहाँ जहाँ वो जा रही है वो दिए जल रहे हैं और उन दियों को हम जलाते थे और एक डिस्टेंस मेंटेन करके, क्योंकि उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी। हाँ, और वो तो बहुत लाइट नेट की साड़ी है वो तो वो हमारा एंगल हम ऐसे रखते थे कि दिए लगे उनके बहुत करीब, बट वो होते थे बहुत दूर। मेरा प्रश्न वही था कि हमें ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल दिए के बगल से निकल रही है और वो हमारा एंगल ऐसे रखते हैं कैमरा के कि ऐसा लगे कि है बहुत करीब, लेकिन वो है बहुत, हम जो भी फिल्म के सेट पे करते हैं वो बहुत ही सोच समझ के, एक्सपर्टीज, हमारे जो लोग एक्सपर्टीज रखते हैं इस मामले, वो हमारे सेट पे होते हैं जी। और फायर के लिए बराबर से इक्विपमेंट होते हैं, ऐसे नहीं होता। फिल्म सेट्स, डॉक्टर्स होते हैं, सारी चीज़ों को बहुत ध्यान में रख के फिल्म के सेट पे काम किया जाता है। जैसे लोग आजकल रील बना रहे हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि आप देख के रील बनाते हो, लेकिन आप भी इसका ध्यान रखो कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। घर में रील बनाते हो, पीछे पर्दे लगे हैं, वो पर्दे जल जाए, घर में रहने वालों को नुकसान हो जाए, तो सेफ्टी और सेफ्टी नॉर्म्स बहुत के साथ ज़रूरी में ही है, बहुत काम ज़रूरी करना चाहिए। तो इस गाने को बहुत ही
प्यार से, कोमलता से दर्शाया गया। बहुत प्यारा, बहुत सॉफ्ट, बहुत रिच गीत है और बहुत प्यारा गीत है ये। ऐसे दिल में ऐसे लगता है सुनते सुनते कि हाँ कुछ हो रहा है। तो जब कुछ हो रहा है तो वो गाना सुन लेना चाहिए। अभी आपने फीमेल एक्टर्स का नाम लिया, ऐश्वर्या का नाम लिया, आपने बहुत सारे लोगों का नाम लिया जी। बहुत सारी एक्ट्रेस हैं। जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, इंटरनेट पे सर्च किया, ढूंढा आपको, और वो ढूंढते ढूंढते, हालांकि आप भी खोज वहीं की हैं और वहीं से मिली हैं, तो कभी कभी ऐसी चीज़ें जो होती हैं सोशल मीडिया वाली, वो भी बड़ी काम आ जाती हैं। तो वहाँ से ये भी जानकारी मिली कि लगभग जब हम पढ़ रहे थे तो 34-35 महिलाएं जो हैं, एक्ट्रेस जो हैं, अभिनेत्री जो हैं, उनको आपने बढ़िया डांस करवाया है, बढ़िया कोरियोग्राफ किया है। तो पूजा जी हैं, सोनाक्षी सिन्हा हैं, विपाशा है, परिणीति हैं, माधुरी हैं, रेखा जी को भी आपने सिखाया है। तो मैं जानना चाहती हूँ, या हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं, बात तो ये बड़ा वैसा प्रश्न है, कौन है जो बड़ी सरल सी है और बड़ी आसानी से सीख जाती है और बड़े प्यार से कर लेती है? आपने अभी और पुराने सबका नाम एक साथ ले लिया। नहीं, आप अलग से बता सकती हैं। हर एक के बारे में बताती हूँ। रेखा जी, हमारी उमराव जान जी, उनसे बेहतर कौन हो सकता है। उनके साथ मैंने सुपर नानी एक फिल्म की थी, इंदिर कुमार जी की जी। मैं नई कोरियोग्राफर थी जी। और जब उनको पहली बार देखा, मेरे पैर ठंडे हो गए, हाथ ठंडे हो गए, बिकॉज उनकी अदायगी आज भी उतनी ही खूबसूरत, आज भी उतनी ग्रेसफुल। 73-74 बरस की उम्र में भी वही अदायगी। आज भी वो स्टेज पे खड़ी हो जाए, बस यूं देख ले, हाँ, तो दिल के अंदर तीर घुस जाते हैं, वैसी है वो। और उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल किया और उनके साथ मैंने वो फिल्म की जी। उसमें डांसिंग नंबर भी था एक, और बहुत प्यार से किया। मेरी उस साल नई शादी हुई थी, उन्होंने अपने हाथ से बना के एक मंगलसूत्र मुझे पहनाया। क्या बात है। और अपने हाथ से एक लेटर दिया लिखकर। इसे मैं कहती हूँ अचीवमेंट है। ठीक है। उसके बाद सोनाक्षी सिन्हा बहुत ग्रेसफुल है। अच्छा, बहुत ग्रेसफुल है, उसमें वो बात है। अच्छा, जो हम कहते हैं ना, अदायगी, नज़ाकत, हाँ, वो है। परिणीति इज ऑल्सो वेरी ग्रेसफुल। यस, ग्रेसफुल मैं तब कहती हूँ ना, परिणीति के साथ अक्षय कुमार, परिणीति का एक गाना किया था, कीमती, एक सॉन्ग था मेरा, बहुत ग्रेसफुल। जहाँ आपके पास डांस नहीं करना है, खड़े रह के कुछ बोलना है, कुछ गाना है, वहाँ पे आपकी नज़ाकत और आपका ग्रेस पता चलता है। इसे अंग्रेजी में मिनिमल कहते हैं, या मतलब कमतर में बेहतरीन करके निकल जाना। बिल्कुल, आपको ज़्यादा शोर शराबा, जंप वंप करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस, आपका क्लोजअप लगा और आपने सिर्फ कैमरा को देखा और एक लाइन गा दी। इसे कहते हैं अदायगी। जो इसमें है, परिणीति में है, सोनाक्षी में है। सोनम इज़ रियली गुड। सोनम प्रूव्ड इन प्रेम रतन धन पायो। शी वर्कड रियली हार्ड विथ मी। अगर मेरा नाम, परिचय इस दुनिया को और इस इंडस्ट्री को पता चला तो प्रेम रतन धन पायो फिल्म थी। और उसमें मेरी हीरोइन थी सोनम कपूर। शी वर्कड रियली हार्ड। रात को 2-2 बजे तक रिहर्सल किया। और क्योंकि मैं अपनी अदायगी को कैमरा के सामने तो दिखा सकती नहीं हूँ, बट मैं अपनी एक्ट्रेसेस के साथ, अगर वो मेरे साथ मेहनत करने तैयार है तो उनके साथ मेहनत करके अपने आप को उनके ज़रिए कैमरा पे दिखा सकती हूँ। जो जलते दिए में आप देखिए, के साथ में बिल्कुल डांस किया। शकुंतला बन गई थी वो। बिल्कुल उस गाने में ऐसा ही, यही था। दुष्यंत का ही इंतजार रह गया था। शी वाज वेरी गुड, वेरी ग्रेसफुल। बहुत 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 प्यारा किरदार उन्होंने निभाया इसमें। जितनी भी मेरे साथ, अभी मैं एक नई फिल्म कर रही हूँ, शर्वरी। अच्छा, नई लड़की, आज की लड़की है, बहुत ग्रेसफुल है वो भी। अच्छा, तो होता क्या है, जब आपका प्रोफाइल बनता चला जाता है तो लोग आपको सर्च करते और फिर कहते हैं, ओह आपने इतनी ग्रेसफुल गाने की है, मुझे भी करवा दीजिए। सही बात है, कहेंगे लोग। बस उसी की वजह से मेरा एक जो प्रोफाइल बना है कि कंसिस्टेंसी ऑफ डिलीवरिंग क्लासिक एंड गुड वर्क, जो बहुत ज़रूरी होता है, वही है। तो ये जितनी भी लड़कियों का आपने नाम लिया जिनके साथ मैंने काम किया, दे वर्कड हार्ड विथ मी, एंड दैट्स हाउ दे हैव। इनके कोई नखरे नहीं होते थे कि तुम मुझे ये मत कराओ, वो मत कराओ, मैं ऐसा नहीं करूँगी, वैसा नहीं करूँगी। जैसे माधुरी दीक्षित हैं, वो अपने आप में परिपक्व हैं नृत्य के लिए। ऐश्वर्या राय हैं, उन्होंने भी बहुत सारा कुछ सीखा हुआ है नृत्य में। तो इन लोगों का कुछ ऐसा अपनी फरमाइश नहीं होती है? जैसे माधुरी दीक्षित की बात की आपने, मैं उनकी डाई हार्ट फ़ैन हूँ जी, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी मैं जी। उनके साथ जब असिस्टेंट डेज में मैं एक पुकार फिल्म का गाना कर रही थी, एक ज़रा ज़रा, वो भी किया। और एक गाना था जो फिल्म में नहीं डाला, गणेश मास्टर जी कर रहे थे जी।
जब वो मेरे सामने आए और मुझे उनको करके दिखाना था और पहली बार मैंने अपनी प्रेरणा को अपने सामने देखा तो मैं रो पड़ी. शी केम, शी हग्ड मी एंड शी गॉट टू नो दैट आई एम अ बिग फैन. शी सेड अगर मेरी अच्छी फ़ैन है तो मुझे करके दिखाइए गाना पूरा. और मैंने उनको पूरा गाना डांस करके दिखाया. शी सेड मिरर लाओ, मुझे शबीना को कॉपी करना है. क्या बात है. हाँ, आप ये होता है अचीवमेंट. और मैं बिल्कुल शून्य थी क्योंकि माधुरी दीक्षित ने कभी लोगों को बदल के अपने परफॉर्मेंस नहीं किया. उन्होंने जितने कोरियोग्राफर के साथ काम किया, ये है लेजेंड होने की एक बहुत बड़ी निशानी. आप कब लेजेंड बनते हो, आपके अंदर ये क्वालिटीज होती है. उन्होंने हर कोरियोग्राफर को गुरु मान के उसके जैसा. उन्होंने सरोज जी को अगर निभाया स्क्रीन पे तो उन्होंने जय बोराडे को निभाया. जी. आपको पता है जय बोराडे ने उनके साथ बहुत बड़ी फिल्म की थी जो सूरज बड़जात्या की थी. उसका नाम था हम आपके हैं कौन. जी. बहुत उन्होंने निभाया उनको. उन्होंने उनको निभाया. गणेश आचार्य जी को निभाया. बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल जो गाना है मैं असिस्टेंट थी, वो भी उन्होंने किया जी. माधुरी दीक्षित जी ने. तो उन्होंने मेरे साथ जब वो गाना असिस्टेंट में किया, बड़ी मुश्किल भी, शी नेवर सेड कि मुझे चेंज करना है. शबीना ने बहुत अच्छा किया. शबीना मुझे बताओ कैसे किया, मुझे ऐसे करना है. जब एक दिग्गज कलाकार आपको ये कहता है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है जी. और वही चीज़ लेकर चल रही हूँ अपने कोरियोग्राफी के पीरियड में. मैं टचवुड अभी तक कोई ऐसी हीरोइन नहीं आई जिन्होंने ये कहा कि ऐसे नहीं करना है, वैसे करना है. क्योंकि मैं परफॉर्म करके दिखाती हूँ उनको. और मेरे डायरेक्टर जैसे सूरज बड़जात्या, जलते दिए, साड़ी पकड़ के एक मोमेंट है चलना है. सूरज जी ने कहा सोनम मुझे यही चाहिए. जब आपका डायरेक्टर आप पे भरोसा करता है तो एक्टर फिर खामोश हो जाता है. और सलमान खान, उन्होंने जब वो गाना देखा, मैं और मेरा असिस्टेंट जो मेरा एसोसिएट कोरियोग्राफर है, मेरा छोटा भाई है, वो सगा भाई है जी. वो भी मेरे साथ रह के वो भी एक एक्टरों की तरह परफॉर्म करता है. अरे वाह. हम दोनों ने जब करके दिखाया तो सलमान खान जी ने एक बात बोली कि मुझे पता चल गया मुझे कैसा करना है, मुझे इसकी तरह करना है, सोनम तू देख ले तुझे क्या करना है. तो सूरज जी ने बोला कि शबीना जी. तो फिर तो वहाँ पे कभी कभी जब एक्टर कुछ बोलने जाता है तो आपका हीरो, स्टार, मेगा स्टार या आपका डायरेक्टर आपके साथ होता है तो फिर सब कुछ बैलेंस होके चलता है. और मेरे मामले में यही चीज़ मेरे साथ ज़्यादा नहीं हुई क्योंकि जब ग्रेसफुली मैं करके दिखाती हूँ तो एक्टर लोग को लगता है मैम हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, आपका 50% भी हो जाए तो बहुत होगा. उसके लिए आपको करना पड़ेगा पहले और उनको वहाँ तक लाना पड़ेगा. आपको करनी पड़ती है. उनके कैरेक्टर को मैं करके दिखाती हूँ. इसलिए कई बार ऐसा होता है कि मैं एक फिल्म एक वक्त में करती हूँ ताकि उस कैरेक्टर को जी पाऊँ, उसकी तरह बन पाऊँ, उसके जैसे लचक लाऊँ, उसके जैसे. वरना कैरेक्टर कुछ और कर रहा है, कोरियोग्राफर अगर कुछ और दिखा रहा है तो वो कैरेक्टर जी नहीं पाएगा फिल्म के अंदर बराबर से. मतलब एक फिल्म जब बन रही होती है तो उसके पीछे एक डायरेक्टर, एक राइटर, एक डीओपी और उसके कई सारे लोग, इनके पीछे इनके असिस्टेंट्स, एक कोरियोग्राफर और उसके कई सारे असिस्टेंट उस किरदार को, उन किरदारों को खुद में जी रहे होते हैं. बिल्कुल. और तब कहीं जाके वो अकेला अभिनेता या अभिनेत्री नहीं जी रहे होते हैं, बहुत सारे लोग तभी प्रेम रतन धन पायो बनी है. मैंने वो ही फिल्म की 1.5 साल और कोई फिल्म को हाथ नहीं लगाया. ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकती थी, मैं कर सकती थी, लेकिन उसके पीछे राज यही है कि पूरी फिल्म जब मैं अकेली कर रही हूँ, ये पूरी फिल्म मेरी अपनी फिल्म है. इसका कोई भी कोना, कोई भी म्यूजिक मेरे हाथ से ना निकल जाए. और उस कैरेक्टर को मैं मैथिली को जीने लगी जी, जो सोनम का कैरेक्टर है. फिर मुझे प्रेम को भी जीना है, फिर मुझे सूरज बड़जात्या जी को जीना है, वो 2 छोटी बहनों को भी जीना है, उनको भी जीना है, हर एक कैरेक्टर को जीना है जी. तो फिर उतना टाइम तो देना पड़ेगा ना आपको, तभी तो ये ऐसी फिल्में बनती है. अगर आप मेरा करियर स्पैन देखो, जितने साल मैंने काम किया है, मैंने मल्टीपल फिल्में क्वांटिटी में नहीं की है, मैंने क्वालिटी में की है जी. तो इस सब में आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत सारी एक्ट्रेस के लिए काम किया है, इवन एक्टर्स को भी डांस करवाया है, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम हमने पढ़ा था, नाम था अमिताभ बच्चन. बिल्कुल. और उनके साथ कुछ तो बहुत अच्छे डांसर्स हैं जो अच्छा करते हैं, उनके नाम हमने पढ़े थे. पर उन नामों में कुछ नाम ऐसे भी थे जिन्हें डांस करते हुए शायद हम देखते भी हैं तो उतना समझ में भी नहीं आता है. उनसे भी आपने डांस करवाए. सनी देओल हैं, संजय दत्त हैं, या और भी बहुत सारे, अनुपम खेर को भी आपने डांस करवाया है. ये बहुत सारे नाम है. इमरान हाशमी को आपने डांस करवाया है, बोमन ईरानी को, डैनी डेंजोंगपा जी. डैनी को कैसे, मतलब वो तो बड़े. अगर हमारी फिल्म थी ऊंचाई सूरज बड़जात्या जी की,
बहुत प्यारी फिल्म, बहुत प्यारी फिल्म, बहुत प्यारी फिल्म है। नेशनल अवार्ड मिला है उनको एज ए डायरेक्टर उस फिल्म पे। एज ए कोरियोग्राफर मेरा नाम भी गया था, जो मुझे नहीं मिला, बट कोई बात नहीं, मुझे रिवॉर्ड मिल गया। नहीं, वो फिल्म ही इतनी खूबसूरत है, और बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई थी। जो सोच थी उस फिल्म के पीछे, वो सूरज जी उस उम्र के लोगों को एक प्रेरणा स्रोत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें ये था सवाल कि इनका एक गाना है, ये इतनी उम्र में पहुंच चुके हैं और उस उम्र में ये गाना अपने दोस्त को बर्थडे सेलिब्रेशन में ये गाना कर रहा है, जिसका नाम है केटिको केटिको सॉन्ग। केटिको का मतलब होता है लड़की। अच्छा। हाँ, नेपाली शब्द लड़की। तो फिर वो गाना किया और पता चला कि ओ डैनी सर को करना है, डैनी सर को डांस करवाना है, अनुपम जी को डांस करवाना। अच्छा, अब इनका सबका जो लेन देन था अमिताभ बच्चन के साथ था। हाँ। जो इतने ग्रेसफुल डांसर। हाँ। साबित कर चुके अपने आप को। हाँ। बोमन ईरानी, अनुपम खेर, डैनी जी, तीनों कह रहे हम कैसे करेंगे। जी। फिर उनको रिहर्सल करवाया अपने। मैं एक चीज़ और करती हूँ, एक अपने असिस्टेंट्स को वो कैरेक्टर बना देती हूँ, उनको कहती हूँ आपको उनकी तरह जीना है। अच्छा। रिहर्सल हॉल में हम ये प्रैक्टिस करते हैं। हाँ। मेरा एक असिस्टेंट अमिताभ बच्चन बन गया, एक डैनी बन गया, एक अनुपम खेर बन गया। हाँ, इम्प्रोवाइजेशन। अब आप अपने कैरेक्टर के साथ जब हम एक्टर को करके दिखाएंगे, उनको अपना आप दिखना चाहिए उनके अंदर। फिर ये कहानी शुरू हुई और फिर हमने ये गाना किया और बहुत लोगों ने सराहा और शूटिंग के दौरान भी बहुत मज़ा आया इन दिग्गज कलाकारों को। लेकिन इस गाने की जो बात आप हमारे यहाँ कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो उस वचन को पूरा कीजिए और बताइए कि मज़ा क्या आया था। तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन जी से शुरू करते हैं। अमित जी के साथ मैंने एज एन असिस्टेंट काम किया हुआ है। हाँ। मुझे गुड्डी बुलाते थे सेट पर। अच्छा। उन्हें लगता था मैं जय बहादुर जैसी थोड़ी लगती हूँ, तो बोलते थे गुड्डी इधर आओ। मेजर साहब फिल्म का एक गाना था जी, जो मैंने असिस्टेंट में किया था। तो जब वो इस सेट पे आए जी, तो उन्होंने कहा हम तो काम कर चुके हैं साथ में, तुम बहुत छोटी सी होती थी, बड़ी हो गई। गुड्डी बड़ी हो गई। तो मैंने याद दिलाया कि सर मैंने इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफी शुरू की तो आपके साथ भी एक गाना किया है। वो राम गोपाल वर्मा का एक गाना था कम्मो कम्मो। हाँ, एक गाना सुना हुआ है जी। अमिताभ बच्चन और जय उसमें थे संजय दत्त वगैरह। तो हाँ, अरे हाँ तुम्हारे साथ तो काम किया है, बताओ क्या करना है। मास्टर जी, अब वो मुझे मास्टर जी बुलाने लगे। गुड्डी से मास्टर जी। वो अपनी 2 कुर्सी लेकर बैठ जाते थे, पैर पे पैर चढ़ाकर। अमिताभ बच्चन जब आपके सामने बैठा हो और आपने उनको करके दिखाना है, आप दिखाओगे मास्टर जी? ऐसा जी सर मैं करके दिखाऊंगी। तो मैं क्या लड़कों का काम डांस भी कर लेती हूँ, लड़कियों का भी कर लेती हूँ। जब मैं लड़कों का करती हूँ तो उसी अंदाज में करती हूँ, पूरा लड़का बन जाती हूँ। मैं उनको कर दिखाई और वो खड़े हो गए, बोले इस साला, अपने कमर पे हाथ रख दिया और मुझसे कहे हम। तो मैंने कहा मुझे लगा कुछ गलती हो गई, मैं भागती भी गई। सर क्या हुआ, कुछ स्टेप चेंज करना है, कुछ भी आप बताइए जो करना है। मैं नहीं। फिर वो चलकर आए मेरे साथ सेंटर ऑफ द स्टेज और कहने लगे सर प्लीज़ बताइए क्या किया मैंने। कुछ तुमने इतना बढ़िया किया, अब मैं कैसे कर सकता हूँ इसको। मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा जी। सोचिए उन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट किया। ये है लेजेंड अमिताभ बच्चन, ये बड़प्पन है। आप सिखाओ मुझे। और फिर उन्होंने मुझसे सीखा। अब बोले डैनी और अनुपम तुम सब आ जाओ, देखा तुमने? हाँ सर हम तो रिहर्सल कर रहे 3 दिन से। तो ही सेड हाँ मैंने भी कल रात घर पे रिहर्सल किया था। उन्होंने एक दिन रिहर्सल किया था घर पे। सोचो इस उम्र में उन्होंने घर बुला के हमें रिहर्सल किया और सेट पे आके वो एकदम ऐसे हो गए और मेरा एनर्जी बूस्ट कर दी उन्होंने। कि जब अमिताभ बच्चन आपको ये कहता है, क्योंकि वो उनका तरीका है अपने मास्टर्स को डील करने का, उसी दिन वो परंपरा है। हाँ, गुरु को गुरु बनाने की। और वो मुझे मास्टर जी कहते थे। तो सेट पे सब ऐसे परेशान, क्योंकि मास्टर जी आजकल कोई नहीं कहता। हाँ, कोरियोग्राफर्स को बहुत कम लोग कहते हैं जो जानते हैं कि मास्टर क्यों कहते हैं। हाँ, मास्टर को। फिर उन्होंने एक अपना व्लॉग लिखते हैं वो, उन्होंने अपने व्लॉग में मेरे बारे में लिखा। अच्छा। और उस बार लिखा कि एक नन्ही सी बच्ची थी जो मुझे सिखाती थी और आज वो मेरी मास्टर बन गई। और आज वो एक फीमेल जो पूरे सेट को चला रही है, 1000 लोगों के सेट को, और वो मुझे भी ऑर्डर दे रही है। मुझे बहुत पसंद आता है जब ऐसे हमारी बेटियां यहाँ तक पहुँच जाती है। क्या बात। तब वो मेरे एक असिस्टेंट ने कहा कि सर ने लिखा और मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हो गई, मैं बहुत रो पड़ी, क्योंकि यही अचीवमेंट होती है। वो चीज़ आपकी आंखों में अभी भी दिख रही है। कि मैं बहुत खुश हो गई। ये थे अमिताभ बच्चन और फिर आते अनुपम खेर जी। हाँ, उनका तो जानना है। उनका जो कॉमिक टाइमिंग है उसको कोई बीट नहीं कर सकता। वो इतने कमाल के एक्टर है और उसके वो रुला भी देते हैं, वो हंसा भी देते हैं कि पल में वो है। अब उनके लिए जो असिस्टेंट करके दिखा रहा था वो उस दिन आया नहीं
और मेरी एक लड़की असिस्टेंट थी एकता, और मैं अपनी लड़कियों को तैयार करती हूँ कि तुम्हें ये करना है, जब मैं कर सकती हूँ तो तुम भी करोगी, और उसने वो कर लिया। वो आई सेट पे, सेट मैं अमित जी का करूँ तो उनका कर, और उस लड़की ने जब अनुपम खेर बन के दिखाया, पूरा सेट ताली बजाया, अनुपम जी सिटी बजाने लगे। बहुत खुश हुआ, बोले बस कमाल, अब मैंने ये करना है। और वो उछल उछल के सेट पे अपने स्टेप करते थे, और पूरा सेट, मतलब एक भी उस गाने में ऐसा होता था कि एक भी जूनियर और एक भी डांसर, जब शॉट खत्म होता है ना तो हम लोग बाहर निकल जाते हैं, डांसर निकल जाते हैं, हाँ सेट में आ जाएंगे, जूनियर्स बाहर ही नहीं जाते थे, सब वहीं रहते थे। मतलब कि 500 लोग वहीं खड़े हैं, 100-150 डांसर वहीं खड़े हैं, और एक्टरों की रिहर्सल चल रही है, और हर बात पे वो हंस भी रहे, वो ताली भी बजा रहे। और बूढ़े डांसर्स थे हमारे पास 60-70 के डांसर्स भी थे, और वो आगे आते थे और इनके साथ नाचने लग जाते थे। तो एक अलग माहौल था उस सेट पे। और उसके बाद डैनी सर, हाँ उनका भी जानना है, वो तो इस बड़े अलग टाइप का किरदार है। वो सीधा बोल देते थे आके कि देखो बेटा, मैं भूल जाऊंगा, मुझे नहीं पता, तुमने करना है मेरे साथ। तो कैमरा के पास हम लोग उनके लिए डांस करते रहते थे, और वो कॉपी करते थे। बोमन ईरानी भी इतने बड़े कलाकार है, उनका भी एक अलग कॉमिक टाइमिंग चल रहा होता था, और वो बोलते थे, उनका एक पोर्शन था जिसमें उन्हें लड़की बनना था, तो मुझे बोलते थे तुम करके दिखाओ मुझे, मैं तुम्हें कॉपी करूंगा। और फिर उनको केटी को ये दोनों इनको बोलते हैं, और ये लड़की की तरह अदायगी दिखाते हैं, और फिर मैं उनको करके दिखाती हूँ। तो ओवरऑल जो एक एक्सपीरियंस हम लेते हैं ना ऐसे लोगों के साथ, ऐसे कलाकारों के साथ काम करके, वो शायद मैं इतना बोलूँ तो आप इमेजिन नहीं कर पाओ जो हमने जिया है। फिर भी हम कुछ प्रतिशत तक तो पहुंच गए। और फिर हमारे एक प्यारे से शर्मीले से डायरेक्टर साहब जो सूरज बरजातिया जी है, बड़ी सॉफ्टली बोलने वाले, बहुत ही सॉफ्ट, और वो जब आते हैं इन सबको देखते करते हुए, और वो मुझे ऐसे गले लगाते हैं, बहुत असर पे हाथ रखते हैं हर बार। बहुत अच्छा किया शबीना। तो ये कहानियाँ हैं जिनको हम जीते हैं, जिनके साथ हम सीखते हैं कि इस उम्र में भी उनकी जो एनर्जी थी, जो सीखने की, बच्चों की तरह वो उछलते थे रिहर्सल पे, अरे एक बार, अरे मैं गलत कर दिया, अरे मैंने उन्हें वो भूल जाते थे कि उनकी उम्र क्या है। मैं कहती थी सर आराम से, नहीं करना है। वो जो बचपना, बहुत मज़ा हमने उनसे सीखा कि कलाकार की कोई उम्र नहीं होती, कलाकार कभी बूढ़ा नहीं होता कभी। वो हमेशा एक छोटा बच्चा ही होता है। तो आप गाना देखिए, आपको पता चले उसमें। हाँ, उस गीत को देखने के बाद मज़ा हमको भी आया था। हम सब भी उसके साथ थोड़ा डांस किए थे कि जब ये डांस कर सकते हैं तो हम तो कर ही नहीं सकते। तो ये बढ़िया बात आपके साथ चल रही है, और इसके बीच मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको गले लगा लूं, क्योंकि इतनी अच्छी बात आपने बताई है, और शायद हमारे श्रोता भी इस बात को सुनकर समझ पा रहे होंगे। वहाँ तक पहुँच, मैं तो सेट तक पहुँच चुकी थी, तो हमारे श्रोता भी सेट तक पहुँच ही रहे होंगे। बिल्कुल। तो अब जब गले लगाने वाली बात है तो ये लग जा गले तो सुनाना बनता है। उफ प्लीज़। तो आपका पसंदीदा गीत, और ये कहूँ पूरी यूनिवर्स का पसंदीदा गीत, मदन जी ने क्या बढ़िया इसमें संगीत दिया है, क्या बढ़िया इस गीत को गाया गया है, और क्या फिल्माया गया है। मैं फिल्माने पे अगर कुछ बोल पाऊँ, हाँ बिल्कुल, अगर आप इस गाने को फिर से मेरी इस इंटरव्यू के बाद अगर आप वापस से जितने आपके श्रोता है वो भी देखें तो उन्हें समझ आएगा कि इस गाने को ब्लैक एंड वाइट पे शूट किया गया। कोई सोच सकता है कि हर एक शॉट मूवमेंट में है, वहाँ पे कैसे शूट किया होगा, हर एक शेडो के साथ। कैमरा का जब एंगल चलता है, कई बार हाथ में कैमरा लेके डीओपी ने शूट किया होगा, लेकिन उसकी स्मूथनेस, उसकी अदायगी देखिए। वो एडिट पे संभाला हुआ गाना नहीं है, वो वैसे शूट किया गया है। इसको पिक्चराइज इतना बढ़िया किया गया है कि मैं हर गाना आज भी शूट करने से पहले लग जा गले देखती ज़रूर हूँ। अच्छा, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट में आप शेडो क्रिएट कर रहे हो चेहरे के ऊपर। जंगल में वो गाना शूट हो रहा है, और दो लोग हैं, इफेक्ट्स इतना खूबसूरत बिल्कुल, दो ही लोग हैं और कुछ नहीं है, और दोनों हर फ्रेम में है, और बहुत ज्यादा लाइट्स भी नहीं दिखाई गई हैं बैकग्राउंड में, क्योंकि वो तो जंगल उसको का है। वो जो सूदिंग वो गाना अगर सुनने में प्यारा है तो देखने के बाद भी लोगों ने उसको उतना ही पसंद किया है। तो यहाँ पे कोरियोग्राफर आता है बीच में, कि कोरियोग्राफर तो गानों में भी कोरियोग्राफर का काम होता है, बिल्कुल, सिर्फ नाचने के लिए नहीं, बाकी बिल्कुल होता है। आपने अगर अभी मेरा एक गाना सुनाया है जलते दिए जी, और आप फिर ये गाना देखिए, I was inspired by लग जा गले जी, for shooting my song जलते दिए जी। तो कोरियोग्राफर
being a sensible choreographer is very important to shoot such songs with your director. डायरेक्टर नॉर्मली मूवमेंट वाले शॉट नहीं लेते, लेकिन म्यूजिक की डिमांड होती है कि मूवमेंट हो, कैमरा कॉम्प्लीमेंट करे, जो लग जा गले में हुआ है जी. कैमरा इज कॉम्प्लीमेंटिंग एवरी इमोशन ऑफ साधना जी और मनोज कुमार जी. बहुत खूबसूरत गीत है. और कैरेक्टर्स देखो उसके, जो जी रहा है कोरियोग्राफर उस गाने में. इसी को मैं कहती हूँ कि अपने कैरेक्टर को जीना एक कोरियोग्राफर को आना चाहिए. मैंने आपसे बात कर ली एक्ट्रेसेस के बारे में, यानी अभिनेत्रियों के बारे में. आपने हमारे पुराने जो दिग्गज हैं उन अभिनेताओं के बारे में भी बता दिया. एक अभिनेता है जिनकी हर फिल्म में शबीना का नाम लिखा ही हुआ है. साथ में शुरुआत कहाँ से हुई उनके साथ, और उसके बाद फिर शायद कोई फिल्म बीच में ऐसी थी ही नहीं जिसमें आप नहीं थी. तो हम आप समझ गई हैं मैं किस विषय पे बात कर रही हूँ. तो मैं चाहती हूँ वो विषय आप खुद ही शुरू करें और हमारे श्रोताओं को बताएं. सबसे पहले मैं ये बताऊं, आप बात कर रही हैं मेरे जिसे मैं ज़िंदगी में मैं कुछ लोगों को अपना मेंटोर गुरु मानती हूँ जी, और मेरी ज़िंदगी की हर एक सफलता का ज़रिया मानती हूँ. उनमें अगर सूरज बरजातिया है तो उसमें एक बड़ा नाम है सलमान खान ऑल्सो जी, जिन्हें मैं भाई बुलाती हूँ जी, बहुत मोहब्बत से, और बहुत जब हाथ उठाती हूँ उनके लिए दुआ करती हूँ जी. क्योंकि आज भी जो आप उनका रूप बाहर देखते हैं जी, वो 5% भी नहीं है जो वो दुनिया के लिए करते हैं. जी, 5% भी नहीं है जी. तो सलमान भाई का और मेरा काम जो शुरू हुआ, मेरी पहली फिल्म एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी खामोशी, गणेश हेगड़े के साथ. खामोशी द म्यूजिकल जर्नी. यस, जो मैंने पहले कहा आपसे कि स्टेज के बाद जब मैं कोरियोग्राफी में आई, जो मुझे गणेश आचार्य जी ने डांस करते हुए देखा, हमारा एक हॉल होता था मंगला हॉल, वहाँ पे जो डांस करते हुए देखा वो गणेश हेगड़े साहब के ही गाने का डांस कर रही थी मैं. अच्छा. गणेश हेगड़े की जो पोनी है वर्मा, जो बहुत बड़ी कोरियोग्राफर है, वो उनकी असिस्टेंट होती थी उस वक्त. वो मेरी सीनियर है और उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है. उनके एग्ज़ाम्स होते थे तो गणेश हेगड़े साहब को ये फिल्म मिली थी खामोशी, जिसमें वो कोरियोग्राफी कर रहे थे. उनकी पहली फिल्म थी, मतलब स्टेज करते थे वो, और संजय लीला बंसाली थे और ये एक लड़की असिस्टेंट ढूंढ रहे थे. तो उस फिल्म में पोनी वर्मा जी ने भी एज एन असिस्टेंट किया और फिर मुझे भी मौका मिला जी, एक स्केड्यूल करने का जी. और मेरे पहले हीरो थे सलमान खान. ओके. जबकि मुझे पता भी नहीं था कि ये सलमान खान है, क्योंकि उस वक्त घर में टीवी नहीं होता था, हम फिल्में नहीं देख रहे होते थे, हमें इतना पता नहीं था. हाँ. स्कूल में थे हम, आप उस चीज़ को इतना समझते भी नहीं थे. एक्टिंग इंस्टीट्यूट में थे, सीख रहे थे जी. और फिर उस फिल्म को करने का मौका मिला तो मुझे लगा कि ठीक है, पर डे इतना पैसा मिलेगा, हम गोवा चले गए. हम पैसे के लिए गए थे. चलो, वही मास्टर है जिन्होंने स्टेज पे मेरे साथ किया है. हाँ. कंफर्टेबल है हम, मास्टर जी समझते हैं गणेश हेगड़े साहब, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है. मम्मी ने कहा बेटा चलो करते हैं, देख लो क्या है. तो हमने गाने उनके साथ में किए और मेरा पहला हीरो सलमान खान, और उसमें नाना पाटेकर जी भी थे और मनीषा कोइराला थी. तो वो मेरी प्यारी फिल्म है, बहुत प्यारी फिल्म जी. उसके बाद मैं वो फिल्म के बाद मैं 6 महीना एग्ज़ाम्स के लिए वापस आ गई. मेरे एग्ज़ाम्स हुए और उसके बाद स्टेज करने लगी और फिर गणेश आचार्य जी के साथ फुल फ्लेज में फिल्म में शूट किया. तो वो खामोशी में जब सलमान खान को पहली बार आपने डायरेक्ट किया तो व्हाट यू रियलाइज कि वो बहुत अच्छे डांसर हैं या बहुत अच्छे एक्टर हैं? कुछ एक चीज़. He was a very charming personality on set for me. हाँ, भारत की बहुत सारी लड़कियां 90 के दशक में सलमान खान का पोस्टर अपने कमरे में लगाती थी. जो मुझे मतलब छोटी है लड़की तो मुझे बड़े प्यार से बिहेव करते थे कि आ जाओ बता दो क्या करना है. वो भी बड़े यंग ही थे, बट वो बड़े ही सूदिंग पर्सनालिटी थी मेरे लिए. उस वक्त कुछ भी सब कुछ नया था. कैमरा पहली बार देखा, अच्छा ऐसे शॉट होता है, अच्छा ये कभी नहीं देखा था. वही सीख रहे थे, वही कर रहे थे. तो वो जब देख रही थी मेरे लिए था कि ये तो बड़ा अच्छा हीरो है, बड़े प्यार से बात करता है. मनीषा कोइराला बड़ी अच्छी है, इसको बताना है. संजय लीला बंसाली से डर जाती थी मैं सेट पे कई बार. नाना पाटेकर जी से डर जाती थी, बट काम करने आए थे, बस इतनी समझ तो थी नहीं जी. सिर्फ सलमान खान इसलिए याद है कि ही बिहेव रियली वेल विद मी. हाँ, वो शायद उम्र का भी ऐसा था कि वो आपसे उम्र में भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे. हाँ, और वो समझते थे कि वो समझ रहे थे कि अच्छे बच्ची नहीं है, अभी आई है. और उस वक्त वो तो बड़े स्टार हो चुके थे जी, बिल्कुल. उनकी बड़ी बड़ी फिल्में आ रही थी. उसके बाद मैं वापस आ गई. उसके बाद में सलमान भाई का
अब उसके बाद जब मैं कोरियोग्राफर बनी तो काफ़ी वक्त तक मेरी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि मैं जब कोरियोग्राफर बनी, एक नियम होता है कि आप जाके सबसे मिलते हो जिनके साथ आपने काम किया है। कि गोविंदा से मिली मैं, सलमान से मिली, क्योंकि मैं उनके असिस्टेंट डेज में कर चुकी थी। तो मतलब खामोशी के बाद मैं गणेश आचार्य जी की असिस्टेंट बनी तो सारे गाने सलमान खान के किए मैंने, जुड़वा से लेके जितनी भी उनकी फिल्में थी, रानी मुखर्जी के साथ बोलो, गोविंदा के साथ काम किया। तो सलमान भाई के साथ एक असिस्टेंट डेज में फिर रेपो बन गया कि वो जब डांस करते थे कैमरा के नीचे मुझे बोलते थे चल तू कर, तो उन्हीं को सिखा रही होती थी, क्योंकि मैं गणेश मास्टर जी मेल है, उनके असिस्टेंट थी, उनको कॉपी करती थी, तो सबको लगता था मास्टर जी के बाद शबीना है जो अच्छा करती है उनका स्टाइल, तो तू सिखा। सनी देओल बोल रहे तू सिखा, संजू बाबा बोल रहे तू सिखा, गोविंदा जी बोल रहे तू सिखा, तो लड़कियों को भी सिखा रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, तो एक वो एक चलन आ गया। तो वो सलमान भाई के साथ रेपो बन गया जब उन्होंने पहली बार मुझे अपनी फिल्म के लिए बुलाया। वो थी जय हो, क्योंकि दबंग में बुलाया था सबसे पहले, पहली दबंग मस्त मस्त दो नैन गाने किया था, वो बुलाया। उसके बाद में एक गैप आया, उसके बाद में फिर जय हो में बुलाया उन्होंने। जय हो का गाना जय जय जो क्या करियो आजा जय हो करो, तो वो गाना हिट हो गया। बिल्कुल। उसके बाद में सूरज बरजात्या जी की फिल्म आई, शायद आगे पीछे दबंग 3, सूरज बरजात्या की फिल्म 2014, उनके साथ काम किया। सूरज जी ने बोला मेरे गाने तो शबीना ही करेगी। फिर सलमान भाई से मुलाकात हुई तो एक रेपो बनता था ही मेरा पहले से उनके साथ, तो आसानियां बढ़ गई, क्योंकि ही न्यू दैट ओके शबीना इज देयर, चलो करेगी। वो पिक्चर मेरी जो पहली हिट हुई वो भी सलमान खान की फिल्म थी, जो प्रेम रतन धन पायो। जी बिल्कुल। उसके पहले आशिक बनाया आपने, उसके पहले नाच आई मेरी, काफ़ी फिल्में चली, मुझे कभी किसी के पास जाके काम मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। माधुरी दीक्षित फिल्म आने के बाद इंडस्ट्री का चलन था, मुझे बुलाने लगे बहुत ज़्यादा। राम गोपाल वर्मा अपनी सारी फिल्में मुझे दे रहे हैं, तो ये चलता रहा। फिर सलमान भाई की फिल्म आई, पहला गाना मेरा हिट हो गया, आशिक बनाया। उसके बाद सलमान भाई का गाना जिसने मुझे नाम दिया, जिसे कहते हैं ना कि आप अपनी डीवीडी नहीं भेज रहे हो, पहले डीवीडी भेजते थे प्रोड्यूसर के पास के साथ, देखिए मैंने ये काम किया है। अब इस बार डीवीडी नहीं भेजनी पड़ी। अब मैं प्रेम रतन के बाद डीवीडी नहीं भेजना पड़ा, इंडस्ट्री में सबको पता चल गया शबीना खान कौन है, बिकॉज मेरा वो गाना प्रेम रतन धन पायो हिट हुआ। जबकि वो गाना सोनम कपूर की स्टेप्स थी, लेकिन सलमान खान हर जगह जा रहे थे और वो स्टेप कर रहे थे सोनम के साथ। ये पहली बार हुआ था। सलमान भाई बोलते थे अरे लड़की का स्टेप मुझसे करा रहे हर जगह, एंड ही यूज्ड टू डू आल्सो बिकॉज ही वाज डूइंग इट। वो हिट, वो ऑरा क्रिएट हो गया था, ऑरा क्रिएट हो गया। और वो स्टेप आज भी यूट्यूब में वो गाना सबसे ज्यादा, कई लोग रील्स भी उस पे बहुत बनाते हैं, उसी पे रील बनी, दब स्मैशेस बने, मैं हिट हो गई, मेरा करियर चल पड़ा। तो वो सलमान खान थे। फिर दबंग, हुड़ दबंग जब आया, उन्होंने जो वो मेरे पैंट की जेब में उंगली डाल के, वो तो गणेश आचार्य जी ने किया था। जी जी, 2 गाने उन्होंने किए। जब तीसरी दबंग का आया तो उन्होंने मुझे दिया ये गाना, अच्छा कि शबीना करेगी, तुम करो ये गाना। अरे वाह। फिर वो स्लीव्स के साथ में मोमेंट हिट हुआ। अच्छा। तो फिर उन्होंने एक चलन हो गया कि वो उन्होंने कभी मुझे फीमेल कोरियोग्राफर की तरह देखा ही नहीं है, उन्होंने हमेशा मुझे एक सेंसिबल कोरियोग्राफर देखा। मतलब मेल फीमेल से परे एक कोरियोग्राफर है जो जज्बात समझती है, जो फैमिली बैकग्राउंड से आती है, ये फैमिली समझती है। तो ना मुझे ट्यूबलाइट का गाना दिया उठा के, कबीर खान को बोला ये गाना तो नाच मेरी जान शबीना करेगी, उसको दो। तो वो मुझे हमेशा एक ऐसा गाना अपनी फिल्मों में दे देते बुला के जो उन्हें लगता है शबीना करेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है ना, साथ लेके चल रहे हैं, और साथ सिर्फ इसलिए नहीं लेके चल रहे कि करना है, इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ही नोज कुव्वत है, काबिलियत को देख के उन्होंने मुझे बुलाया। राधे में उन्होंने गाना दिया। उसके बाद राधे का कौन सा गाना था आपका? जो परदेसिया सॉन्ग का रिमिक था जैकलिन का और सलमान खान का। वो बहुत खूबसूरत, वो गाना मुझे दिया बुला के। तो एक बेस्ट गाना वो मुझे बुला के दे देते हैं, और उन्हीं की वजह से आई थिंक जब एक मेगा स्टार आप पे भरोसा करता है ना, तो आपके लिए आसानियाँ हो जाती है जी। बाकी लोगों को लगता है यार सलमान खान की कोरियोग्राफर, तो वो एक चलन चल गया, मुझे बोलने लगे सलमान खान की कोरियोग्राफर, सलमान खान की कोरियोग्राफर, सलमान खान की कोरियोग्राफर।